हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास, यानी बाल विकास, जो कि आपको आता नहीं है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और मैंने कल ही वाले वीडियो में आपको बताया था कि एकदम मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि इससे बेहतरीन कुछ तो हो ही नहीं सकता। इतना बेहतरीन चैप्टर है कि इसमें बात करने में कितना मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, उम्मीद करता हूँ आपको भी आता होगा। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं भैया, आप सबसे पहले चले जाओ पार्ट 1 को पढ़ने, और उसके बाद तब जाके आज वाला पार्ट पढ़िए, क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं इस बाल विकास के चैप्टर नंबर 2 को। ठीक है, नहीं यानी कौन सा टॉपिक है, टॉपिक 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम लोग सीखेंगे बाल विकास के सिद्धांत को। दोस्तों, ये दिखने में बड़ा छोटा सा टॉपिक है कि बाल विकास का सिद्धांत। एक्चुअली मैं इसके बारे में आपको बताऊं, देखो, बाल माने बच्चा, विकास माने उसका विकास, और कैसा विकास, तो उसका शारीरिक विकास प्लस उसका मानसिक विकास। और सिद्धांत उन चीज़ों को कहा जाता है जो वैज्ञानिक नियमों पर खरे उतरते हैं, यानी जो वैज्ञानिक रूप से सत्य होते हैं, प्रमाणित होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, सिद्धांत कहलाते हैं, प्रिंसिपल कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 + 2 कितना होता है, तो होता है 4। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक रूप से सत्य है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि 2 + 2 कितना होता है, 5। अगर आप 5 कहोगे तो 5 गलत है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक रूप से सत्य क्या है, 4। तो याद रखिए, इसे सूर्य पूरब से उगता है, यह क्या एक सर्वथा सत्य है, वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि बाल विकास का सिद्धांत मतलब ऐसे सिद्धांत जो वैज्ञानिक रूप से सत्य होते हैं। और आप यार यही नहीं पढ़ते हो, आपको लगता है सिद्धांत कितना कठिन चीज़ है। एक्चुअली में सिद्धांत तो टफ होता ही है। क्यों टफ होता है? क्योंकि वो सत्य होता है, और सत्य हमेशा कड़वा भी होता है, और सत्य बड़ा कठिन भी होता है। तो आपको लगता भी कठिन है, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम तो बिल्कुल मज़े लेकर पढ़ेंगे और आपको बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे कि बाल विकास का सिद्धांत है क्या। आइए, सबसे पहला पॉइंट दे रहा है कि अभिवृद्धि एवं विकास, ये दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा शब्द दे दिया? तो दोस्तों 2 शब्द दे रहा है। एक का नाम दे रहा है अभिवृद्धि, दूसरे का नाम दे रहा है विकास। तो अभिवृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है? नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि अभिवृद्धि और विकास एक ही शब्द है। नहीं नहीं, ये गलती होती है, ठीक है। हर शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंडीशन, स्थिति, परिस्थिति में किया जाता है। अगर आपके सामने शब्द का इस्तेमाल हो रहा है अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि का मतलब होता है दोस्तों शारीरिक अंगों का विकास। समझिएगा, शारीरिक अंगों की वृद्धि। बच्चा छोटा से बड़ा जब होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसके बाल बढ़ते हैं, उसके कान बढ़ते हैं, ठीक है, उसके हाथ पैर बढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अभिवृद्धि हो रही है, ठीक है। और विकास का अर्थ क्या होता है? तो विकास का अर्थ शारीरिक विकास के साथ साथ जब बच्चे का मानसिक विकास होता है, तब वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। यही सबसे बड़ा अंतर होता है। और हम गलती से क्या समझते हैं, हम अभिवृद्धि और विकास को ही एक मान बैठते हैं, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें बहुत सारे अंतर भी बताए गए हैं। जिसमें से वैज्ञानिक है सोरेनसन, उन्होंने बताया कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग प्रायः शरीर तथा अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। चलो जो कुछ भी हो, फिलहाल हमको पढ़ना है भैया सिद्धांत, और भी किसके सिद्धांत? बाल विकास के सिद्धांत। और बाल विकास के सिद्धांत में और 15 पॉइंट लिखा है। सर बस यही तो नहीं आता। आज अगर आप हमको सिद्धांत सर पढ़ा दिए और हमको समझ में आ जाएगा, तो मैं मान लूँगा सर आप बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। बिल्कुल, आज आपको मानना पड़ेगा कि मैं बहुत बेहतरीन पढ़ाता हूँ। और कैसे? आइए इन 15 के बारे में आपको डिस्क्राइब करके समझाता हूँ। जैसे दे दिया आपके सामने निरंतरता का सिद्धांत, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता। ऐसे पढ़ते जाऊँगा यार, 15 का टॉपिक पढ़ लूँगा ना, तो आप लोगों को तो ऐसे ही टेंशन हो जाएगा कि सर ये मतलब कैसे सिद्धांत है। अरे यार, सिंपल सी बात है। मैं पूछूँ कि संसार में व्यक्ति कितने तरह का होता है, तो मान लो आप में से किसी एक ने कहा सर 2 तरह का होता है। व्यक्ति जो होता है 2 तरह का होता है। कैसा कैसा? एक अच्छा एक बुरा। दूसरे ने कहा नहीं सर, व्यक्ति 2 तरह के होते हैं, एक गोरा एक काला। तीसरे का नहीं सर, व्यक्ति 2 तरह का होता है, एक छोटा एक बड़ा। समझते चलना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यानी हर लोगों के नज़र में, हर लोगों की निगाह में, हर व्यक्ति के दृष्टि में व्यक्ति की परिभाषा अलग अलग है, व्यक्ति की कैटेगरी अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ बाल विकास के जो सिद्धांत हैं, तमाम जो है शिक्षा शास्त्रियों ने, तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अपना अपना सिद्धांत दिया। हालांकि सभी सिद्धांत सत्य हैं। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि व्यक्ति अच्छा है बुरा है? ये भी सही बात है। व्यक्ति जो है सत्य बोलता है असत्य बोलता है, ये भी सही है। व्यक्ति की जो है गोरा है काला है, ये भी सही है। क्या नहीं सही है? व्यक्ति छोटा है बड़ा है, ये भी सही है। तो बोलने के लिए तो सारे लोग सत्य बोल रहे हैं ना, और ये प्रमाणिक भी है कि सभी चीज़ सच्चाई है।
जो भी मैं यहाँ बातें हो रही हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बातें कही ना। उसी तरह से यहाँ भी जो दिया हुआ है ये 10-15 जो सिद्धांत दिया, अब ऐसा भी नहीं कि 15 ही है, अरे देखने के लिए तो यार 50 सिद्धांत हैं, लेकिन अभी आपको सब सिद्धांत थोड़े पढ़ना है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं 2-4 लाइन में डिस्क्राइब करना चाहूँगा और उसके लिए आपको करना पड़ेगा 10 सेकेंड का इंतजार। चलिए, अगर आपको समझना है सिद्धांत के बारे में तो उसके पहले आपको समझना पड़ेगा भाई कि विकास क्या होता है, क्योंकि जब तक आप विकास को अच्छे से नहीं समझोगे ना तब तक आप बाल विकास के सिद्धांत को भी नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले ये विकास के बारे में पढ़ते हैं और विकास की अवधारणा क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कई जगह से मैटर को कलेक्ट किया गया है, ठीक है, कई जगह से मैटर को कलेक्ट किया गया, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके पढ़ाऊँगा। तो विकास की अवधारणा क्या है, ये जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट क्या है, ये वही विकास है जो मोदी जी ने कहा था आएगा या कोई दूसरा विकास है? नहीं, तो ये अलग विकास है, ये बाल विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि मानव में आयु के साथ होने वाले परिणात्मक परिवर्तन, पॉइंट नोट करो आप, परिमाणात्मक, ठीक है, परिवर्तन के साथ ही गुणात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं। क्या बोला आपसे कि मानव की जो उम्र है उसमें बहुत सारे परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। और ये परिवर्तन कैसे हैं तो आगे बता रहा है, कह रहा है विकास शब्द का अर्थ इसी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तनों से समझा जाना चाहिए। व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को विकास कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? व्यक्ति के अंदर जो क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, विकास कह सकते हैं। क्रमिक होना मतलब, क्रमिक होना इस बात को संकेत करता है कि परिवर्तन जो है वो एक दिशा में हो रहा है। यह दिशा पीछे जाने के स्थान पर सदैव आगे की ओर क्या होती है, उन्मुक्त रहती, आगे की ओर बढ़ती है। विकास में पीछे थोड़ा आदमी जाता है, विकास में सब कुछ क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। इसलिए वह एक परिपक्वता यानी वह एक मैच्योरिटी लेवल को इंगित करती है। क्या? विकास। क्रमबद्ध तथा सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि व्यक्ति के अंदर अब संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी चेंजिंग होता है, जो कुछ भी वो नया चीज़ों को सीखता है, अपने अंदर लेके जाता है, उससे उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर ही निर्भर करते हैं और उसी के आधार पर आदमी क्या करता है, मैच्योर होता है, उसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती जाती है। ये मैच्योरिटी का भी एक लेवल होता है और वो लेवल हमेशा जीवन में इंक्रीज करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन अथवा परिपक्वता यानी मैच्योरिटी अचानक ही नहीं फूट पड़ती है, इसका क्रमिक सिलसिला बना रहता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने गलतियों से चीज़ों को सीखता है और धीरे धीरे परिपक्व होता चला जाता है। और आप कोई अवस्था नहीं बता सकते कि इसमें व्यक्ति जो है परिपक्व हो गया, व्यक्ति जो मैच्योर हो गया। सरकार को कहने के लिए तो कह दिया सरकार ने कि 18 साल में व्यक्ति क्या गया, मैच्योर हो गया, लेकिन आप ही बताओ 18 साल में कौन मैच्योर हो जाता है? 18 वर्ष का बच्चा तो खुद नहीं डिसाइड कर पाता है कि उसके जीवन के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके लिए गोल क्या है, उसके लिए राष्ट्र क्या है, उसके लिए देश क्या है, उसके लिए समाज क्या, उसको नहीं पता है। समझ रहे हैं? उसको तो पता ही नहीं। तो मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ती है। और ऐसा भी नहीं कि व्यक्ति अगर 35 साल का हो गया तो मैच्योर हो गया, नहीं। अगर उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है तो वह आज भी मैच्योर नहीं हुआ है। और सीखने की प्रक्रिया तो जीवन भर चलती है। आपने सुना होगा ना यार, सीखने को तो जीवन भर सीखना है इंसान को, और इंसान जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यानी मैच्योरिटी हो तो जाती है, लेकिन मैच्योरिटी का लेवल जो है वो धीरे धीरे आपका बढ़ता रहता है। इसलिए कहा गया ये एक क्रमिक सिलसिला है, यह अचानक नहीं फूट पड़ता, अचानक किसी के शरीर में आ नहीं जाता है। और यही असली विकास है। विकास के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन एक व्यक्ति में जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, मृत्यु तक उसके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए कि अपने विकास के क्रम में व्यक्ति जन्म से लेकर के उत्तरोत्तर परिपक्वता को धारण करता जाता है, हर स्टेज में एक नई मैच्योरिटी लेवल को पार करता चला जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ बच्चों कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्या आप बता सकते हो कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? क्योंकि अभी मैं पीछे ही आपको विकास के बारे में बताया कि विकास माने क्या समझोगे, मोदी जी वाला विकास है या कोई दूसरा विकास है? तो विकास यानी का, विकास का अर्थ एक लाइन में आप याद रखो, जो मैच्योरिटी का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे हाई हो रहा है, यही क्या है, विकास है। और विकास रुकता नहीं है, विकास होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। कब तक? जब तक आदमी मर न जाए, तब तक विकास होता है।
अब वृद्धि की बात करें तो प्रायः वृद्धि तथा विकास शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए अंतर बदल के रूप में किया जाता है। कहीं आदमी वृद्धि बोलता है, कहीं आदमी विकास बोलता है, परंतु अवधारणा के स्तर पर ये दोनों परस्पर एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति में होने वाले परिणात्मक परिवर्तनों को इंगित करता है, जबकि विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन को इंगित करता है। अब आधी लोग तो गुणात्मक और परिणात्मक में जो है कंफ्यूज होंगे। अब समझो बात को, आयु बढ़ने के साथ साथ जो आपके आकार, लंबाई, आपके शरीर का भार, आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन, ये सब जो बढ़ते हैं ये इनको वृद्धि के अंतर्गत रखा जाता है और ये आपके परिणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक नहीं है। जब आपके अंदर गुणों में परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है। आपके अंदर गुणों में जब परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। जब आपके शारीरिक रूप में परिवर्तन होता है तब वो क्या कहलाता है, तब वो कहलाता है वृद्धि, यानी परिणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, यानी वो हो रही है आपकी वृद्धि। अगर हम यहाँ पर बोलें जैसे बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसका आकार, लंबाई, नाक नक्शे, ठीक है, और ये सब जो है बदलता रहता है। जैसे बचपन का मोटापा, बाल, दांत आदि बहुत चीज़ों में परिवर्तन होता है, सब कुछ। अच्छा बताइए, शरीर में एक ऐसा अंग होता है जो जिसमें वृद्धि नहीं होता है, वो आँख है, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कोई पूछता है साइंस में तो आँख में कभी भी वृद्धि नहीं होती है। आँख जितना बड़ा बचपन में रहता है आँख उतनी ही रहती है, ठीक है, आँख में कभी वृद्धि नहीं होती। बाकी शरीर के जितने भी अंग हैं सब में वृद्धि होता है, यहाँ तक कि दांत में भी वृद्धि होता है, ठीक है। और इसके स्थान पर नए नाक नक्श आदि प्रकट होने लगते हैं। अब बचपन का फोटो उठा के देखो, आदमी बड़ा होता है तो फिर आप देखो उसके दोनों का मिलाप करो, थोड़ा सा आपको मतलब एकदम अलग लगेगा कि व्यक्ति का एकदम हाव भाव सब कुछ बदल ही गया है कि नहीं। उसके पश्चात आयु की ओर परिपक्वता आने पर जब वो बढ़ता बढ़ता आगे की आयु में बढ़ता जाता है तो उसके अंदर जो है मैच्योरिटी लेवल वो भी आने लगती है। और कहा जाता है कि जब मैच्योरिटी लेवल आती है तो दांतों का नए नए दांत निकलते हैं, यानी जो दूध वाले दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। तो दूध वाले दांत टूटने के बाद अकल की दांत आती है, लोग बोलते हैं अकल वाली दांत आ गई इसको, ठीक है। तो ये होता है। आगे देखिए, प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक विशेषताओं के प्रकट होने की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। इसी प्रकार पूरे व्यक्तित्व के सभी अंशों में धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। शैशवाकाल और बाल्यकाल में बालक का शरीर क्रमिक रूप से आकार, लंबाई, भार ये ग्रहण करता चलता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग ऐसे ही परिवर्तनों को निर्दिष्ट करने के लिए समझना चाहिए। वृद्धि, विकास का नहीं, वृद्धि। व्यक्ति का शरीर विकास नहीं करता है, व्यक्ति का शरीर वृद्धि करता है, दिमाग विकास करता है। समझ में आ रहा है। आयु के साथ संपूर्ण शरीर, उसके विभिन्न अंगों, आकार एवं भार में होने वाले परिवर्तन वृद्धि में अंतर्निहित हैं। इस प्रकार वृद्धि जो है ये शारीरिक क्षेत्र में होने वाली बढ़ोतरी को निर्देशित करती है। पर यह ध्यान रहे कि शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली वृद्धि की दर एक समान नहीं रहती है। विभिन्न अंगों में बढ़ने की जो गति वो अलग अलग होती है, सभी अंग एक साथ नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना पड़ता है, कुछ धीरे धीरे से बढ़ते हैं। सबसे तेज़ी से क्या बढ़ता है शरीर में, बाल बढ़ता है, सबसे तेज़ी से क्या बढ़ता है, बाल, ठीक है। तो याद रखिए इसको। और उससे भी तेज़ी से आपकी दाढ़ी बढ़ती है, तो वो तो बच्चों में होती नहीं है। आगे देखिए, मानव विकास की अवस्थाएं क्या हैं। तो मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। मानव विकास में निम्नलिखित 7 स्टेजेस को बताया गया है। मैं आपको पहले बताया था शैशवाकाल, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल, ठीक है, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। चौथा है किशोरावस्था, पाँचवा है युवा या प्रौढ़ावस्था, इसके बाद है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी लेवल जहाँ आती है वो प्रौढ़ावस्था, और वृद्ध प्रौढ़ावस्था। ये 7 स्टेज हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। आगे हमको पढ़ना मानव विकास के आयाम क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव विकास के आयाम को निम्नलिखित 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है सामाजिक संवेगात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है संज्ञानात्मक विकास, पांचवा है भाषिक विकास। सर एक बात कहें, अभी तक आपने जो पढ़ा है सब समझ में आ रहा था, बस यहीं से हमको समझ में नहीं आता है। तो नहीं आता है तो यार आज मैं समझा दूंगा। देखो आज हम पढ़ने बैठे हैं मानव विकास के सिद्धांत के बारे में, यानी बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। बट सिद्धांत, देखो सिद्धांत को जैसे समझाना है तो उसके लिए पता होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति के बारे में बताना है, उसके कैरेक्टर के बारे में बताना है, तो आपको पता होना चाहिए सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, झूठ क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, ये सब, हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है। जब आपको ये पता होगा तभी तो आप उसको तौलोगे। आप किस तराजू पर उसको तौलोगे, कैसे आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाओगे।
बताओ कैसे पता लगाओगे इसकी विशेषताओं को? तो कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। उसी तरह अगर आपको सिद्धांतों को समझना है तो आपको ये सब पॉइंट समझना पड़ेगा, अदरवाइज सिद्धांत पढ़ोगे और भूल जाओगे। और जबकि सिद्धांत पढ़ने भूलने वाली चीज़ नहीं होती है। सिद्धांत मतलब ज़िंदगी में आप कुछ नया सीखने जा रहे हो। असली शिक्षा तो सिद्धांतों से मिलती है, असली शिक्षा सिद्धांतों से मिलती है। तो इन 5 पॉइंट्स को आगे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, कर विकास का अधिगम से क्या संबंध है? अधिगम से, जो अभी पीछे पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा अधिगम, तो नहीं पढ़े तो अभी आगे पढ़ लेंगे। अधिगम से क्या संबंधित है? करा यह सर्वविदित है, मतलब सभी लोग जानते हैं कि बालक जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा मृत्यु पर्यंत तक उसके सीखने की प्रक्रिया ये चलती रहती, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है, जाने अनजाने में, अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों से, यानी जो डायरेक्ट उसको एक्सपीरियंस मिल गया हो या इनडायरेक्टली जो कि एक्सपीरियंस मिलता है उसके माध्यम से भी व्यक्ति सीखता रहता है तथा उसके आधार पर उसमें अपने परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो चीज़ों का एक्सपीरियंस गेन करेगा तो अपने अंदर चेंज नहीं लाएगा ना चेंज। अर्थात सीखना एक बहुत ही सामाजिक और सहज प्रचलित प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति करता है। गेट्स व अन्य के अनुसार, गेट्स वैज्ञान वो हैं शिक्षा शास्त्री हैं, उनके और अन्य लोगों के अनुसार कहा जाता है कि उनके अनुसार क्या है कि एक्सपीरियंस के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। मतलब आप एक्सपीरियंस से जो कुछ गेन करते हो, जो कुछ सीखते हो, वही क्या है? अधिगम है। एक्सपीरियंस से, किसी के बताने पढ़ाने से नहीं, खुद के एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखते हो वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। बताओ आज से पहले कितने लोगों को पता था कि अधिगम क्या है? नहीं पता होता है। दिक्कत पता है क्या दिक्कत है ना, कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो हमारे यहाँ के अध्यापक हैं उनका मोटिव आखिर क्या हो गया। उनका मोटिव तो यार डायरेक्ट पैसा कमाना हो गया। मुझे तो लगता नहीं कि वो सही में शिक्षा देने के लिए आए हैं। वो तो बस उनकी मजबूरी हो गई कि पैसा कमाना है इसलिए पढ़ाना है। ये नहीं होना चाहिए। तो समझो अधिगम क्या होता है। आप किसी टीचर से जाके पूछ लो अच्छे, आपको यही नहीं बता पाएंगे अधिगम क्या होता है। 90% पढ़ने वाले, टेट की तैयारी करने वाले लोगों को नहीं पता था अधिगम क्या होता है। भैया अधिगम, एक लाइन की बात याद रखो कि व्यक्ति जब अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ भी गेन करता है, अच्छा खराब, ठीक है, जो कुछ भी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्रो के अनुसार वो कहते हैं कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? सीखने से आदत बनती है, सीखने से ज्ञान मिलता है, सीखने से अभिवृत्ति बढ़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म में से ही एक क्या है? अधिगमयक होता है। व्यक्ति क्या होता है? एक अधिगमयक होता है। मतलब व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। एक बच्चे की कहानी बताऊं। एक बच्चा जब छोटा होता है, जब उसको ज्ञान नहीं होता है, और जब कभी वो आग को छू देता है, जब वो जल जाता है तो उसको पता चल जाता है कि आग को मत छुओ, उसको छूने से क्या होता है? दर्द मिलता है, चोट पहुँचती है। उसको एक्सपीरियंस हुआ। क्या हुआ उसको? एक्सपीरियंस। और पहले ही आपको बता दिया है कि एक्सपीरियंस आपको डायरेक्ट में भी हो सकता है और इनडायरेक्ट माध्यम से भी हो सकता है। तो सीखना मतलब आपको सीखना है, ये चीज़ें होती हैं। ओके, आगे भी आइए देखते हैं। अब हम समझ चुके हैं अधिगम क्या होता है, अभिवृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। टॉपिक डिस्कस हो गया ना। अब पढ़ते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं। और अगर गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको रटा न दिया बाल विकास का सिद्धांत तो आज मेरा नाम भी नितिन गुप्ता नहीं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात तो आपको समझ में भी आ गई होगी। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है सर जी। विकास की एक निश्चित दिशा भी होती है। बिल्कुल होती है। एक कंटिन्यूटी भी होती है कि नहीं? विकास माने क्या? कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं तो विकास कुछ नहीं होगा। यह सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। यह विकास अनियमित रूप से नहीं होता है। कंटिन्यूटी होती है, नियमित रूप से होता है, बल्कि क्रमबद्ध होता है, धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। यद्यपि विकास की गति व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत जो विकास के हर क्षेत्र में लागू होते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूफ होते हैं, प्रमाणित होते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? सिद्धांत कहलाते हैं। और ऐसे कुछ मुख्य सिद्धांतों के बारे में आज हम इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाले टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत। ऊपर दिया था ना जो 15 टॉपिक में आपको दिखा के आया कि चलो आगे पढ़ाऊंगा, वही अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का शब्द, अच्छा निरंतरता मतलब है क्या?
अरे निरंतरता की इंग्लिश समझोगे तो निरंतरता माने कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी माने व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। जीवन पर्यंत मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है। यही तो निरंतरता का सिद्धांत है। क्या नहीं आता मेरे यार, उसमें उसी में तो लिखा है। निरंतरता शब्द माने क्या होता है? अब जिसको निरंतरता का मीनिंग नहीं पता है भैया, वो पढ़ना लिखना बंद कर दे। हैं? अरे निरंतरता क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, अगर आप स्टडी 91 से जुड़े हो, एक दिन देख लिया वीडियो तो एक दिन वीडियो देख के तीर थोड़े मार दोगे। अरे रोज़ रोज़ वीडियो देखना पड़ता है। नितिन सर रोज़ मेहनत कर रहे हैं। नितिन सर आपको पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, एक दिन में 4-5 वीडियो बना सकते हैं, तो क्या आप एक दिन में 10 वीडियो नहीं देख सकते हैं? बताओ, देख सकते हो तो देखना चाहिए ना। अच्छा, वीडियो देखने के साथ ऐड जरूर देखा करो, ठीक है। और हमेशा कैसे? निरंतरता के साथ। ये भी एक निरंतरता का सिद्धांत है। तो वही आपको बता रहा है कि विकास क्या है? एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर कि, बाप रे बाप, अभिमन्यु वाली बात कर दिया यार, कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर के जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक वो सीखता रहता है, तब तक वह सीखता रहता है। यही है निरंतरता का सिद्धांत। चलो सर जी, समझ में आ गया। दूसरा सिद्धांत बताओ। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है। आप कहोगे कैसे? तो देखो आगे बता रहा है कैसे। कह रहा है विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापरक, प्रज्ञातात्मक और नियमित होता है। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होता है। होने के दौरान एक पैटर्न का अनुसरण करता है। और वो पैटर्न कौन सा है? वृद्धि, आगे बढ़ने की क्षमता, वो पैटर्न है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाऊं, ठीक है, और आपको खूब दे दूं जोड़ने के लिए। बताओ 2 में 2 जोड़ो, चलो 2 में 1 जोड़ो, चलो 2 में 3 जोड़ो, चलो 2 में 4 जोड़ो, चलो 4 में 2 जोड़ो। अरे आप कहोगे सर क्या करा रहे हो? सरल से जटिल की तरफ बढ़ो। सर थोड़ा कठिन दो, 79 में 89 जोड़ो। सर और कठिन बनाओ, 79 79 79 79 को 5 बार जोड़ के दिखाओ। हाँ ये हुआ सर बात। सर और कठिन बनाओ, 1 से लेकर 100 तक का जोड़ कितना होता है? 1 से लेकर 100 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका योग कितना है? हाँ सर, अब मज़ा आया करने में। अरे यही तो है यार, यही तो है विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। आप भी तो गए ना। मैं आपको फिर से क ख ग पढ़ाऊँ, आप कहोगे सर कुछ और पढ़ाओ। मैंने आपको शब्द रचना सिखाया, आप कहोगे कुछ और पढ़ाओ। मैंने आपको वाक्य रचना सिखाऊँ, मैं आप कहोगे कुछ और पढ़ाओ। मैंने आपको कॉम्प्रीहेंशन दे दिया, आपने कहा कुछ और पढ़ाओ। समझ रहे हो ये क्या है? यही तो है सरल से जटिल की तरफ। आपको कोई एक काम दिया गया, आपने कहा सर उससे और कुछ और क्या क्या काम कर सकते हैं। आपने कोई एक काम सीखा, और उससे आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं। यही तो है एकीकृत से क्रियात्मक स्तर की तरफ। तो पूरी दुनिया सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाती है। पूरी दुनिया सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति इंसान की बढ़ती जाती है, और जब तक सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है तब तक ये विकास होता जाता है। जिस दिन सीखने की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी उस दिन आपका विकास रुक जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे आइए पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया ही होगा। आगे देखिए, विकास बहुआयामी होता है। अब बहुआयामी माने क्या होता है दोस्तों, बताओ। बहुआयामी मीन्स क्या होता है? अगर आप इसकी मीनिंग पकड़ लिए तो इस पूरे सेंटेंस को आप तोड़ सकते हो। बहुआयामी का अर्थ होता है दोस्तों हर एक दिशा में। जैसे आप मेरे कमेंट में पढ़ते होंगे, कल मैंने जब टेट वाले इस पॉइंट का वीडियो अपलोड किया तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप ऑलराउंडर हो क्या? तो ऑलराउंडर मीन्स क्या? ऑलराउंडर मीन्स बहुआयामी। ऑलराउंडर मीन्स क्या? बहुआयामी। तो जो विकास होता है ये भी बहुआयामी होता है। वही आगे बता रहे हैं कि विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं। तो बहुआयामी होता है, अलग अलग दिशा में अलग अलग रूप होता है इसका, है कि नहीं? तो विकास जो है बहुआयामी होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये क्या है? कह रहा विकासात्मक परिवर्तन बहुआयामी और परस्पर संबंध वाले होते हैं। अनेक क्षेत्रों में यह परिवर्तन एक साथ एक ही समय पर हो सकता है अथवा एक समय में एक भी हो सकता है। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेज़ी से परिवर्तन दिखाई देता है। चलो सिंपल सी बात करता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो मैं लेके चलता हूँ सिंपली में। जब आपके शरीर में आती है किशोरावस्था, मतलब आप पहुँचते हो 18 वर्ष की टीनेजर वाले एज में पहुँचते हो, उस समय शरीर में जो सीखने की प्रवृत्ति होती है बहुत तेज़ हो जाती है।
ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो व्यक्ति के अंदर काम करने की क्षमता होती है, एक्टिविटी होती है, बहुत फास्ट होती है। हर चीज़ में आप तेज होते हो, हर चीज़ में तेज तर्राक होते हो। क्या समझ रहे हो? हर चीज़ में तेज तर्राक होते हो। अच्छा भला बुरा सब कुछ आप बहुत तेज़ी से सीखते हो। उसी की बात कर रहा है कि इस अवस्था में क्या होता है, शरीर के साथ साथ संवेदनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक सभी तरह के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। विकास बहुत ही लचीला होता है। लचीला माने क्या है? इसका मतलब है विकास बहुत ही लचीला होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे ने क्लास 10 में 3rd डिवीज़न पास किया तो क्लास 12th में भी 3rd डिवीज़न रहेगा, नहीं। उसके अंदर वह विकास क्या है, लचीला है ना। वो अपने चीज़ों को बढ़ा करके 1st डिवीज़न आ सकता है, वो अपनी चीज़ों को संभाल करके पूरे देश में पहला स्थान ला सकता है। तो ये क्या होता है, ये अपनी पिछली तुलना में क्या होता है, एक विशिष्ट क्षेत्र में चलता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर पर अनापेक्षित सुधार ला सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए। अगर माहौल नहीं है तो कोई भी व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। ठीक है, तो लचीला होने के साथ साथ ये भी याद रखिए। आगे बोल रहा है विकास जो है ये प्रासंगिक हो सकता है, यानी विकास प्रासंगिक हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। अलग अलग तरह के लोग समाज में रहते हैं, सभी के लोगों के द्वारा प्रभावित होता है, इसीलिए कहा गया प्रासंगिक हो सकता है। माता पिता का देहांत हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, कोई युद्ध हो गया, कोई भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, कोई इस तरह की दुर्घटना हो गई, बच्चों के पालन पोषण के रीति रिवाज, ठीक है, ये सब जो अनेक घटक इसी उदाहरण हैं जिसके वजह से विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विकास पर प्रभाव पड़ता है, यानी जब व्यक्ति के दिमाग पर मानसिक दबाव बनता है तब क्या होता है, ये विकास जो है प्रभावित होता है। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत ये क्या है, करा विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। यह अंतर आनुवांशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। अरे सिंपल सी बात बोलो ना, कुछ बच्चे चंचल होते हैं, कुछ एकदम मौन टाइप के होते हैं, कुछ में सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है और कुछ में सीखने की प्रवृत्ति थोड़ा कम होती है। ये क्या है, ये अलग अलग परिवेश में अलग अलग घटकों के प्रभाव हैं। एक उदाहरण लिया जाए कि यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 वर्ष होने से पहले ही अपनी ऐसी योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 4 या 5 वर्ष के होने के बावजूद भी बोल नहीं पाते हैं ठीक ढंग से। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने आयु की उच्चतम सीमा के ऊपर जाकर भी बोलने में सक्षम होते हैं या कभी कभी असक्षम होते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए एकदम पढ़ते चलिए, कई जगह से मैंने कई कंटेंट को लेकर आया हूँ। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत को फिर से एक बार देखिए। कह रहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर जटिल है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। यह विकास की प्रक्रिया नियमित रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध और निश्चित समय पर होती है। धीरे धीरे उसकी लंबाई, भार, क्रियात्मक क्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक समायोजन आदि का विकास होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अध्यापकों को उस आयु के सामान्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्वता के स्तर का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, किसको इन सभी के बारे में ज्ञान होना चाहिए? अध्यापक को। और आप ही तो बनने जा रहे हो अध्यापक। अगर आपको बच्चों के अंदर इस गुणों के बारे में नहीं पता है कि उसके शारीरिक गुण क्या है, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, उसकी सामाजिक अवस्था कैसी है, उसकी परिपक्वता का स्तर कैसा है, तो फिर आप अध्यापक बनने के लायक नहीं हो। ठीक है, जिस आपको ज्ञान होना चाहिए उसके मैच्योरिटी लेवल का। एक छोटे बच्चे के अंदर भी मैच्योरिटी कितनी है जिससे कि वह बच्चों को सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकें, सही दिशा में ला सकें। वैसे तो विकास के जो सिद्धांत हैं इसके विषय में विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत हैं जो सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं। और फिर से आपके सामने वही सब सिद्धांत आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और दूसरे तरीके से।
ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत जो हमने पीछे पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें हम लोगों ने क्या देखा? इसमें हम लोगों ने तो यही सीखा ना कि विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया, मतलब जीवन पर्यंत चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया तो माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। क्या समझ रहे हैं? माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। बालक का जन्म दो कोषों अर्थात सेल्स अर्थात शुष्क यानी जिसको स्पर्म बोलते हैं और अंड जिसको ओवम बोलते हैं के निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है। अरे जब स्पर्म और जब ओवम मिलते हैं, अरे अंडाणु शुक्राणु जब मिलते हैं तभी तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, तभी बच्चों का जन्म होता है। ठीक है। और कई परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित अंड मानव बनकर विकास के कई पक्षों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया तो वहीं से शुरू हो जाती है, पेट के अंदर ही तो उसका विकास चालू हो गया, भ्रूण में, है कि नहीं? तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है और कब तक? जब तक वह व्यक्ति मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाता तब तक यह चलता रहता है। दूसरा वाला हमने पढ़ा था एकरूपता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, नहीं वो वाला कंटिन्यूटी का सिद्धांत था, निरंतरता का। देखिए निरंतरता और एकरूपता ये दोनों अलग अलग चीज़ें। निरंतरता माने होता कंटिन्यूटी, एकरूपता माने होता है कोई एक पैटर्न पे चलना, मतलब जो आपने बना लिया कि हमको इतने घंटे से इतने घंटे तक पढ़ना है, मतलब उस टाइम शेड्यूल में आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बाधा आ जाए, तो एक रूपता का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नतरण कितनी भी हो, लेकिन एक रूपता विकास के क्रम में संदर्भ में होती है। उदाहरण देखें अगर यहाँ पर, तो बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होगा, चाहे वे बच्चे किसी भी देश के हों। ठीक है। भारतीय हैं क्योंकि भारत में हिंदी बोला जाता है तो यहाँ पे हिंदी सीखेंगे। जो ब्रिटेन में पैदा होंगे, जाहिर सी बात वो हिंदी की जगह क्या सीखेंगे? इंग्लिश बोलना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि वही उनके यहाँ का कल्चर है, वही उनके यहाँ का माहौल है, वही उनके यहाँ का परिवेश है। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही होगा, अर्थात वह सिर से प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं, बाद में अकल वाली दांत आती है। अब होता है तो होता है, उसके अंदर एक रूपता है। क्या सर? एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, चाहे शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, ये दोनों क्या होता है? एक फॉर्म में होता है, एक पैटर्न में होता है। ये किसी के सोचने से नहीं हो जाएगा कि आज हमारा बच्चा 5 फुट का हो जाए, 6 फुट का हो जाए, हाँ, और कैप्सूल खा लें स्पीड हाइट तो 2 फुट बड़ा हो जाएंगे, ये सबसे नहीं होता है। ठीक है। ये एक क्रमिक विकास है और समय के साथ साथ धीरे धीरे होता है। तीसरा वाला पॉइंट दे रहा है कि बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे बच्चे मूल्यों व सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे वे स्वयं बड़े होने लगते हैं तो उनके अंदर स्वयं के सिद्धांत, मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा और स्वयं का आंतरिक नियंत्रण धीरे धीरे विकसित होने लगता है। देखो बचपन में बच्चा जो कुछ देखता है, अगर बचपन में बच्चा क्या देख लिया? पारिवारिक कलह देख लिया, तो आगे चल के वो उसी रूप में संदर्भित होगा। बचपन में बच्चे ने अगर गाली सीख लिया तो आगे वो भी संदर्भित होगा। तो जो कुछ बच्चा बचपन में सीखता है, यानी अपने परिवार में, अपने परिवेश में जो कुछ सीखता है वही आगे चल के बच्चा फॉलो करता है। आगे तेरा चौथा, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। यहाँ बता रहा है कि मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है, जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो अमूर्त रूप में होती है, और बालक इसके प्रभाव व कारण को समझने का प्रयास करता है। देखो मूर्त और अमूर्त क्या होता है? टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो अगर आप लोग कॉमर्स पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। टेंजिबल माने जिन चीज़ों, जिन वस्तुओं को आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो टेंजिबल हैं। लाइट, पंखा, लाइट माने बल्ब हो गया, फैन हो गया, अलमारी हो गया, चेयर, टेबल, मोबाइल, ये सब आप छू सकते हो, ये क्या है? टेंजिबल है, यानी मूर्त है। अमूर्त माने जिनको आप छू नहीं सकते हो, जैसे किसी का गुण, किसी की अच्छाई, किसी का बुराई, समझ रहे हो? सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, छू सकते हो इसको नहीं। ये आदमी की विशेषताएं होती हैं, वही आपको बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट टू अब्स्ट्रैक्ट। धीरे धीरे बच्चा क्या करता है? मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ता है। मतलब क्या करता है? धीरे, पहले तो उसको लगता है कि बस खाली यही सब छूने वाली चीज़ है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको पता चलता है नहीं, सत्य को छुओ, सत्य के पास पहुँचो। ठीक है। तो तब जाके वो इसके प्रभाव में आता है। आगे है एकीकरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन।
इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है, ठीक है, और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे सबसे पहले बच्चा क्या करता है, पूरे हाथ को और बाद में उंगलियों का हिलाने का प्रयास करता है, और आगे चल के इन हाथों और उंगलियों को मिला करके कैसे किसी सामान को उठाना है, कैसे किसी सामान को पकड़ना है, उस पर भी उसका दिमाग काम करने लगता है। तो ये चीज़ क्या है आपका, ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य बातों और बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिला करके एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना, ये सब सीखता है। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तु का नाम जानता है और बाद में जानता है कि किसी वस्तु, स्थान और नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब तक के सिद्धांत से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी अब की जा सकती है। जैसे यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की रुचि क्या है, उसका टेस्ट क्या है, बच्चे को सम्मान की आवश्यकता है या नहीं है, उसकी अभिरुचि और उसकी अभिवृद्धि क्या है, ठीक है, क्या कुछ है, ये सब पता लग सकता है। आगे विकास की दिशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बच्चे के विकास की शुरुआत सिर से होता है और उसकी टांगें सबसे बाद में तैयार होती हैं। विकास की दिशा के सिद्धांत को भ्रण का सिद्धांत के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो ए है दोस्तों सिर से पाँव की ओर, ठीक है, बी वाला है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, और सी वाला है स्वरूप के बाद की क्रियाएं। तो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे अभी इस एक एक सिद्धांत के बारे में और भी डिटेल में। आगे वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिक वैयक्तिक विभिन्नताओं के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है और सभी वर्गों को विशेषताएं अलग अलग होती हैं और इन आयु वर्गों के व्यवहारों में अंतर भी पाया जाता है। जैसे बात करें जुड़वा बच्चों में, तो वहाँ भी व्यक्तित्वता की विभिन्नता पाई जाती है। हालांकि हैं जुड़वा, लेकिन वहाँ भी जो है उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल में चेंजिंग होती है। किसी व्यक्ति में खुद विशेषताएं व्यवहार शीघ्र विकसित होती हैं, तो कुछ व्यक्तियों में कुछ यहाँ खुद नहीं कुछ होगा, कुछ व्यक्तियों में विशेषताएं और व्यवहार देरी से विकसित होती हैं। अर्थात सभी बालकों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं पाई जाती। यही वजह तो है कि कुछ लोग पढ़ते हैं तुरंत याद हो जाता है, कुछ लोग पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है। चेंजिंग है। वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट एंड हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये क्या है, कर वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व का नींव माना जाता है। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व का नींव माना जाता है और वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को मिला करके उसका एक परिणाम होता है और ऐसा कई अध्ययनों से भी पता चला है। संपूर्ण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, ये क्या होता है, तो आगे बोल रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, जिसमें बालक का शारीरिक मानसिक बल दिया जाता है, जिसमें बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक और मनोगत्यात्मक संज्ञानात्मक बहुत हैं, अलग अलग पक्ष हैं। ये सभी पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। इन दृष्टिकोणों से देखा जाए तो अध्यापक को बालकों के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। आगे है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी और अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम माने क्या दोस्तों, अधिगम माने होता है कि व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वास्तव में परिपक्वता और अधिगम के विकास से ही संभव होता है। परिपक्वता से वृद्धि व विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता को गढ़ कर लेता है और आगे यही मैच्योरिटी लेवल उसके अन्य कार्यों को करने में बालक की मदद करती है। एक उदाहरण देखें तो यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित है, मोटिवेट है और वह भौतिक रूप से तैयार नहीं है, तो वह बालक उस कार्य को करने में असमर्थ ही होगा और उस बालक से अधिक आशाएं रखनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी वह बच्चा भौतिक रूप से तैयार नहीं हुआ है, वह जोखिम को उठाने लायक अभी नहीं है।
बाल विकास से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसे आपका पुनर्वलन का सिद्धांत। अभी जो क्लास नोट्स है उसमें मैं इस सिद्धांत को पढ़ाऊंगा, ठीक है। करा इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा जैसे जैसे अपना विकास करता है वह अधिगम करता है, यानी वो सीखता है। इस सिद्धांत में पियाजे का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कहा कि जैसे जैसे बालक की वृद्धि विकसित होती है वैसे वैसे अधिगम का दायरा भी बढ़ता जाता है। बाल्यावस्था के अनुभवों को आने वाली अवस्था में पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले विचारक कौन थे? तो डोलार्ड और मिलर, डोलार्ड और नील मिलर, इनका नाम था नील मिलर, ठीक है। डोलार्ड और नील मिलर का सिद्धांत माना जाता है, और इनका नाम था जॉन डोलार्ड, ठीक है। और नवजात शिशु को स्तनपान के व्यवहार से अर्जित भोजन की आवश्यकताओं को हमेशा पूरा नहीं कर पाता है। उसे अपनी भूख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान के कठिन व्यवहारों को सीखना पड़ता है। इस संपूर्ण में प्रक्रिया में 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं। कौन सा? एक अभिप्रेरणा यानी जो आपका मोटिवेशन है, दूसरा उद्दीपक यानी संकेत, तीसरा प्रत्युत्तर यानी स्वयं का व्यवहार, और चौथा है पुनर्वलन का सिद्धांत यानी पुरस्कार, ठीक है। आइए अब क्लास नोट्स को देख लेते हैं, ठीक है। आगे है तो यहाँ देखो आगे दे रहा है कि इनके अनुसार अधिगम के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं, जिसके बारे में हम देख चुके हैं, और ऊपर भी वही लिखा है जो आप पढ़े हो। तो आइए अब आगे देख लेते हैं। आगे ये रहा पॉइंट। और दूसरा सिद्धांत एक और फेमस सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। करा इस सिद्धांत के प्रतिपादक बंदूरा और वाल्ट्स हैं, वाल्ट्स, ठीक है। बंदूरा ने एक प्रयोग में बच्चे को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया था। फिल्म के 3 भाग थे। प्रत्येक बच्चों को केवल एक प्रकार की फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है, मतलब खूब क्या करता है, खूब स्टाइल यानी एक्शन मूवी दिखाता है। इस व्यवहार के लिए उसे तत्व दिया जाता है। दूसरी फिल्म में हीरो आक्रामक व्यवहार करता था और इस आक्रामक व्यवहार के लिए उसे पुरस्कृत किया गया होता है, ठीक है। पहले वाले में उसको तत्व दिया जाता है, मतलब दंड वगैरह दिया जाता है। दूसरे वाले में उसको पुरस्कृत किया जाता है, यानी पहले बारे में एक्शन किया तो पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया, कूटा पीटा। दूसरे वाले में एक्शन किया तो उसको पुलिस ने पुरस्कृत किया। और तीसरी फिल्म में जो एक्शन मूवी थी उसमें आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को न तो पुरस्कृत किया जाता था न ही दंडित किया जाता था। इन 3 तरह की फिल्मों को दिखा करके बंदूरा क्या करना चाहते थे? बंदूरा इन परिस्थितियों में रखकर बच्चों के व्यवहारों का निरीक्षण करके देखा कि बच्चों ने उस व्यवहार का अनुकरण अपेक्षाकृत कम किया जो हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित था, ठीक है। तो वो किया, उसका अपेक्षाकृत कम प्रयोग किया। तो ये इस तरह के जो थे, और ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। आगे अभी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आगे हम लोग की टॉपिक कहाँ पे होगी दोस्तों, तो मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी देखो बहुत कुछ सीखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे बुद्धि निर्माण और बहुआयामी वृद्धि के बारे में। पीछे अभी इतने में समाप्त नहीं हो जाएगी, तो केवल आप 2 पार्ट देखे हो। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे दोस्तों बुद्धि के बारे में, यानी इंटेलिजेंट क्या होता है। साथ ही में आपको काफ़ी लंबा चैप्टर है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बुद्धि का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ये आपको पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों सीखने की योग्यता क्या होती है, समायोजन की योग्यता क्या होती है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे। जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दिया इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए बुद्धि के सिद्धांत भी हैं, अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग लोगों ने दिया है। जिस तरह से बाल विकास का सिद्धांत था, ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग परिभाषा दिया वो क्या था। और फिर पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में, यानी इंटेलिजेंट कोटेशन क्या होता है, ठीक है। और उसका मापन करेंगे, मेजरमेंट कैसे होता है। जो आईक्यू बोलते हैं ना कि उनका आईक्यू बहुत तेज़ है, उनका आईक्यू कम है, तो सीखेंगे कि एक्चुअली में आईक्यू का मापन कैसे किया जाता है, और उसको करके भी मैं दिखाऊंगा। देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि यदि बालक की वास्तविक उम्र जो है 8 वर्ष है और वह 10 वर्षों तक के सामान्य बालकों के कार्य को पूर्ण कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु कितना होगी? 10 साल होगी। 12 भले 8 का है, अगर 10 वाले को चीज़ों को समझ जाता है तो शारीरिक आयु भले उसकी 8 वर्ष की है, लेकिन मानसिक आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष की हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि पहले के ऋषि मुनि 2000 साल कैसे जीते थे? अरे 2000 साल जीते नहीं थे, उनका मानसिक विकास 2000 सालों तक होता था। मतलब बहुत आगे की चीज़ों को सीख जाते थे, है कि नहीं? बहुत आगे की चीज़ों को सीख जाते थे और वही उनका आयु होता था। समझ में आ रहा है? तो बहुत कुछ हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु इसको देख पाएँ। थैंक यू सो मच। और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना है दोस्तों कि अगर आपके चैनल पे किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ मेरे भाई उस एडवर्टीजमेंट को जरूर से देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच।